नमस्कार, हुंकार के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। यूपी पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने कल लखनऊ के काकोरी से अल कायदा के 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस बड़ी कामयाबी मिलने का दावा कर रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ये जो संदिग्ध आतंकी हैं, इनके निशाने पर जो धार्मिक नगरियां उत्तर प्रदेश की, उसमें अयोध्या का राम मंदिर शामिल था, साथ ही काशी और मथुरा के नक्शे भी इनके पास से बरामद हुए हैं। यूपी पुलिस दावा कर रही है कि 15 अगस्त से पहले आतंकी बड़ी साजिश को पर्दाफाश न सिर्फ करने में बल्कि उसको नाकाम करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। इन संदिग्ध आतंकियों की निशानदेही पर ही यूपी में अब जगह जगह छापेमारी हो रही है। अच्छा, 10 से ज्यादा संदिग्धों को अभी और हिरासत में लिया गया है और कुछ और बड़े खुलासे होना अभी बाकी है। लेकिन आतंक के आरोपियों पर राजनीति तेज हो गई है। यूपी एटीएस के एक्शन को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो ये कहकर ठुकरा रहे हैं कि उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी उन्हें घेरने में लग गई है। बीजेपी सवाल यह पूछ रही है कि अखिलेश को न वैक्सीन पर भरोसा, यूपी पुलिस पर भी भरोसा नहीं, तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? बीजेपी अखिलेश पर मुस्लिम तुष्टीकरण का भी आरोप लगा रही है। लेकिन अखिलेश के बयान को कुछ हद तक मायावती का भी समर्थन मिल गया है, क्योंकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी पूछा है कि चुनाव से पहले ही इस तरह की कार्रवाई क्यों। तो आज की हुंकार इसी मुद्दे पर। पहले रिपोर्ट। पंद्रह अगस्त के पहले लखनऊ या उसके आसपास के जगहों में या महत्व भीड़ भाड़ वाले जगहों में विस्फोट करके आतंकवादी घटना करने की इनकी मंशा थी। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। तो इन्हें आतंकियों पर भरोसा है, क्योंकि जब ये सरकार में आते हैं तो ये कहते हैं कि ये इनोसेंट हैं। रविवार को लखनऊ के काकोरी से अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर यूपी पुलिस ने बड़ी साजिश का भंडाफोड़ करने का दावा किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर अयोध्या के राम मंदिर के अलावा काशी और मथुरा भी थे। इसकी वजह यह है कि गिरफ्तार अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों मिन्हाज और मसीरुद्दीन के पास से अयोध्या, काशी और मथुरा के नक्शे बरामद हुए हैं। लेकिन पुलिस की थियोरी को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खारिज कर दिया। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। अखिलेश का कहना है कि उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने अखिलेश पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए, क्योंकि उनके कई बार इस तरह के बयान भी आए हैं, कई बार गतिविधियां भी देखी गई हैं कि ऐसे सभी जो विरोधी राजनीतिक दल हैं, केवल सपा ही नहीं दूसरे भी दल ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग समयों पर आतंकवादियों के साथ वो खड़े हैं, ऐसा दर्शाया है। वो लोग हैं, हम समाजवादी पार्टी से यही उम्मीद कर सकते हैं जो उन्होंने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो इन्हें आतंकियों पर भरोसा है। कि पुलिस की वर्किंग पर तो कोई भी सवाल खड़ा कर सकता है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पुलिस ने अच्छा काम ना किया हो। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, वो लगातार किया जा रहा है और यूपी पुलिस मजबूती से काम कर रही है। उधर अखिलेश के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने ट्वीट किया, यूपी विधानसभा आम चुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक क्यों बेखबर रही? ये वो सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। इसलिए सरकार ऐसी कोई कार्रवाई न करे जिससे जनता में बेचैनी और बढ़े। अखिलेश और मायावती के बयानों के बाद अलकायदा आतंकियों की गिरफ्तारी पर विवाद बढ़ना तय है। आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आपका परिचय कराते हैं। अभिज्ञान प्रकाश नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं हमारे, वो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की नेता वंदना सिंह इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रही हैं। डॉक्टर इमेज खान बीएसपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और साथ ही आनंद बनर्जी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता
है वंदना सिंह जी को आना चाहिए और बताना चाहिए अखिलेश यादव को यूपी पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं। जी, ये सवाल आपने मुझसे किया। जी, आवाज आपको क्या पूरी तरह भरोसा है पुलिस पे? अखिलेश यादव को यूपी पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं? आप पिछली घटना देखिए, ये भाजपा जो है अब नई नैरेटिव फिक्स कर रही है जो क्यों चुनाव आ रहे हैं। आप जितने इस तरह के कथाएं हुई हैं, इस तरह के हादसे दिखाए जा रहे हैं और कांड बताए जा रहे हैं, ये सब चुनाव के पहले होते हैं। आज की तारीख में लोगों के पास खाने को है नहीं, वो चले हैं वो बम लेके। आप ये बताएं, प्रेशर कुकर बम हो रहा है और एनआईए ने अभी तक क्यों नहीं किसी को पकड़ा था? अचानक एनआईए इतनी सक्रिय हो जाती है और कानपुर में जाके ये 2 पकड़े जाते हैं, अभी तक कहाँ थे? रहा सवाल देश का, हम सब इसके ऊपर है। दूसरी चीज, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, पुलिस वंदना जी मैं आना चाहती हूँ बीच में, कतई नहीं होना चाहिए। वंदना जी मैं बीच में आना चाहती हूँ। एक तो मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ कि एनआईए ने ये यूपी एटीएस, ठीक है ना, यूपी एटीएस की कार्रवाई थी। अच्छा, दूसरी बात जो आपने बोला, ठीक है, दूसरी बात जो आपने बोला, दूसरी बात जो आपने बोली कि साहब ये चुनाव से पहले के हथकंडे हैं, इससे पहले क्या कर रहे थे, तो आपकी मतलब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, ये कुछ आंकड़े मैंने निकाले हैं। 5 मार्च 2017 तब भी यूपी एटीएस ने इसी तरीके का एक एक्शन किया था मैम। उसमें तो आईएसआईएस का आतंकी बताकर सैफुल्लाह को मार गिराया गया था। वो चुनावी हथकंडा था अखिलेश यादव का, इस पर जवाब दीजिए। 23 अगस्त 2016 अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, अगले साल चुनाव होने थे 2017 में उत्तर प्रदेश में। एक और हथकंडा तब अखिलेश यादव ने किया था, यूपी एटीएस ने तब लखनऊ से आईएसआईएस का एजेंट बताकर जमालुद्दीन को पकड़ा था। ये हथकंडे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव करते आए हैं क्या? आप लोगों को जब सूट करता है तब कह देते हैं समाजवादी पार्टी जो है पूरी तरह से मुस्लिम पार्टी है। अब आप कह रही हैं कि उनको मरवाया, तो जाहिर सी बात है अगर आप ये भी कहती हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का साथ देती है तो वो जाहिर है कि उसको मरवाएंगे तो है नहीं अगर वो बेगुनाह था। ये सवाल तो आप खुद भी पूछ लें। रहा सवाल मतलब आप अगर सत्ता में आए और आपके राज्य में अगर यूपी पुलिस, अगर आपके राज्य में यूपी पुलिस कुछ भी काम करे तो आपसे सवाल ना पूछा जाए, लेकिन हाँ अगर योगी मुख्यमंत्री है और उनके राज्य में यूपी पुलिस कोई एक्शन करती है तो फिर आप आ जाएंगे सवाल उठाने यूपी पुलिस पर। आप मेरी भी सुन लें, आप पहले मेरी भी सुन लें, फिर आप बोलें या मैं बोलूं, दोनों बोलेंगे तो आवाज भी नहीं आएगी। सिर्फ यूपी पुलिस पे ही सवाल नहीं उठ रहे हैं, आज की तारीख में पुलिस पे सवाल उठ रहे हैं। आप बहुत दूर मत जाइए, महाराष्ट्र आ जाइए, वहां भी सवाल उठे हैं पुलिस पे। अभी आज की तारीख में परमवीर सिंह इसके चक्रव्यूह के घेरे में है, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस के ऊपर सवाल नहीं उठ सकते। ये लोकतंत्र है, पुलिस सवाल है जिन पर अगर हम चर्चा करने बैठे तो फिर मैम चर्चा होती सवाल उठेंगे। आज के मुद्दे पर बात करते हैं और आज का मुद्दा इसीलिए हम लेकर आए हैं क्योंकि मैं आज के मुद्दे पे ही बात कर रही हूँ। यूपी पुलिस पर सवाल आज के मुद्दे पे आ जाइए। एक मिनट आप यूपी पुलिस की बात कर रहे हैं, बहुत दूर क्यों जाते हैं? जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था क्या दिखाया गया कि वो भाग रहा था पुलिस की कस्टडी में? क्या ऐसा हो सकता है? आपके इतनी पुलिस लगी हो और वहां पे जो जुर्म जिसने किया वो उनके साथ हो, वो भाग रहा है, उसको आपने मार गिराया, तो सवाल तो उठेंगे ही पुलिस पे। देखिए जो कमीशन बना था उस मामले में भी उसमें क्लीन चिट दी थी और जब आप जैसे जिम्मेदार नेता इस तरीके की बातें करते हैं आकर नेशनल टेलीविजन पर तो आप अपने आप को क्लीन चिट, कोई भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है। देखिए, और विपक्ष का ये हक है सवाल उठाना और हम हमेशा उठाएंगे। क्यों नहीं उठा सकते हैं ये सवाल? पुलिस पे सवाल क्यों नहीं उठ सकता है? अधिकार है सवाल, आप सब पे सवाल उठा सकते हैं। लेकिन क्या विपक्ष का अधिकार भ्रम फैलाना है? पुलिस में देखिए, पुलिस में अच्छे पुलिस कोई भ्रम नहीं फैला रहा है। पुलिस में कार्रवाई करती है, पुलिस में अच्छे ऑफिसर भी हैं और कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफिसर भी हैं। सारे ऑफिसर्स बराबर नहीं है। वंदना जी मेरे साथ पैनल में और भी मेहमान हैं, जरा बाकियों का रिएक्शन लेते हैं। डॉक्टर एमएच खान साहब, आपकी नेता जो हैं उनको भी इसमें चुनावी बू आ रही है, चुनावी गंध उनको भी आ रही है इस कार्रवाई में, क्यों?
अगर आतंक के खिलाफ एक्शन हो रहा है तो आप लोग उसमें राजनीति और वो भी चुनावी राजनीति क्यों जोड़ रहे हैं सर? रोमाना जी, आप सवाल बड़ा ऐसा कर रही हैं जैसे लगता है बीजेपी की प्रवक्ता आप हैं। इस तरह का सवाल मत कीजिए। आप सवाल कीजिए ना कि हाँ आपको कैसा लगता है। सवाल इस बात का है कि जो उत्तर प्रदेश में सर, अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं तो मैं बीजेपी की प्रवक्ता हो गई। सर, दिक्कत यह है कि जिसको मेरा सवाल सूट नहीं करता है वो मुझे बिल्कुल आप सवाल क्यों पूछती हैं? नहीं, ऐसा सवाल मेरा बड़ा सीधा है सर, कि प्रदेश की पुलिस अगर एक्शन ले रही है तो आप लोग कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? आप लोग कैसे सवाल नहीं है, सीधा सवाल कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? क्या जांच हो गई है? क्या क्लीन चिट हो गई है? आपका सीधा सवाल नहीं है, आपका टेढ़ा सवाल है। आपका टेढ़ा सवाल है। आप सीधे सीधे पूछ सकते थे इस पे आपका क्या एक्शन है। आपकी नेता उसको जोड़ रही है भाई, चुनावी राजनीति से आपकी नेता ने जोड़ा है ना, तो मैं इसीलिए यही पूछूं नहीं जोड़ेंगे भाई, वो क्यों जोड़ रही हैं? यही तो पूछा मैंने। जोड़ेंगे क्यों नहीं जोड़ेंगे? जनता से जुड़ी हुई है तो जोड़ेंगे नहीं। कमाल कर दिया। अब बात सुन लीजिए जी। अब बात सुन लीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट दे दीजिए टाइम तो सुन लीजिए बात पूरी। देखिए, काकोरी में ये 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं, या जिस तरह से आप बता रही हैं या जिस तरह से पुलिस बता रही है। ये 7 साल, उसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो 7 साल सऊदी में रहा है। दूसरी बात ये कि ये लोकल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं थाना भी कह लीजिए, थाना के इन्फॉर्मर होते हैं। ये सारी गतिविधियां चल रही थी। इन्फॉर्मर ने क्यों नहीं बताया थाने में, या थाने वाले क्यों नहीं इन्फॉर्मर से सूचना ली? एकदम से ये मामला कैसे आ गया? आप देखिए, छोटी मोटी बात मत करिए रोमाना जी। अलकायदा कह देना बड़ा आसान है, छोटा सा शब्द है अलकायदा वर्ड लेवल पे। अब बात सुनिए, आप जो कह रहे हैं साहब कि भाई इन्फॉर्मर कहाँ थे, तो अभी तक की जांच में पता चला है कि 15 दिन से इन पर नजर बनाई गई थी। संदिग्ध थे ये सर, पूरी जांच परख कर ही एक्शन हुआ है और उनको गिरफ्तार कमाल है। आप दिक्कत ये सर कि जो बात आप नहीं करने दीजिएगा तो नहीं देखते हैं, बाकी आप ना खुद देखते हैं ना आप जनता चाहती है कि देखें, आप उससे भी छुपाना चाहते हैं। मैं सिर्फ फैक्ट रख रही हूं आपके सामने। अब आइए, अब बोलने तो दो दीजिए आप पूरा बात। बोले 15 दिन से नजर रखी जा रही थी। वो बिल्डिंग कितनी बड़ी है देखा आपने? है दिखाया आपने बिल्डिंग कितनी बड़ी है? बिल्कुल दिखाया है। बिल्डिंग कैसे बन गई? कैसे तीन मकाने वहां बन गए? तो फिर ये बिल्डिंग 15 दिन में बनी है क्या? ये बिल्डिंग 15 दिन में बनी है क्या? अरे भाई, अलकायदा में पूरी बात सुनिए। अलकायदा छोटा वर्ड है लेकिन काम इसका बड़ा खतरनाक है। ये इसका इंटरनेशनल लेवल पर इसका जुड़ाव है। अलकायदा अगर लखनऊ में आ जाए और यहाँ मुख्यमंत्री बैठा हो, यहाँ होम मिनिस्टर बैठा हो, यहाँ गृह मंत्री बैठा हो, यहाँ डीजीपी बैठा हो, यहाँ सारी सरकार बैठी हो और लखनऊ के अंदर अलकायदा का आदमी सक्रिय हो जाए, कैसे आया, किस तरह से आया, ये जानकारी अगर पुलिस के पास नहीं है। आप एडीजी आज ये तो बाल की खाल निकालने वाला मामला बन गया। साहब वही ना, ये तो सर बाल की खाल निकालने वाला मामला बना रहे हैं। अब आपको सूट नहीं कर रहा है। आप मुझे तो सब सूट करता है सर, मुझे तो सब सूट करता है, लेकिन मेरे दर्शक के लिए मैं थोड़ा सा क्लैरिटी लाना चाह रही थी। मुझे लगता है जरा शांतनु गुप्ता जी को आना चाहिए। शांतनु गुप्ता जी, अलकायदा का नाम कैसे आ गया? ये डॉक्टर एमएच खान को दिक्कत हो रही है। मतलब डॉक्टर एमएच खान के हिसाब से अलकायदा मतलब टैंक वैंक आए, अलकायदा मतलब ग्रेनेड चले, मतलब बम फूट रहे हो, ये कुछ सीरिया वीरिया इनके जहन में चल रहा है। इनको स्लीपर सेल, कैसे ये मॉड्यूल्स काम करते हैं, इसकी शायद इनको जानकारी नहीं है। इस वजह से अलकायदा के नाम पर ये चल गया है। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप डॉक्टर को दिखा लो। सर आराम से संयम रखिए सर। अलकायदा का मतलब ये नहीं टैंक चलेंगे सर, ये नहीं टैंक चलेंगे सर, धमाके होंगे बड़े बड़े, ऐसा नहीं हो रहा सर। मतलब ग्रेनेड, बम, उस तरीके का माहौल नहीं है सर। ये स्लीपर सेल के बारे में सुना है ना आपने? अगर आप ये स्लीपर मॉड्यूल सुने हैं ना आपने? उठ जाऊंगा। स्लीपर मॉड्यूल सुना है ना? आप अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं आपके चैनल से उठ जाऊंगा। अगर आप अपनी बात पूरी रख लीजिए, आप अपनी बात पूरी रख लीजिए सर। मैं उठ जाऊंगा। धमकी मत दीजिए, बात रखना चाह रहे हैं तो बात रखिए और तर्क के साथ बात रखिए, बात रखिए अपनी। नहीं तो फैक्ट्स की बात रख रहा हूं। मैं कह रहा हूं एडीजी साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, वही एडीजी है ना जो क्या नाम है महिला के बारे में कहा था कि रेप नहीं हुआ है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई हाथरस वाले कांड में, रेप साबित हो गया नहीं हो गया? ऐसी पुलिस पे आप यकीन करती हैं? क्या बात कर रही हैं? अच्छा। मैं रहा था सवाल यह है कि अलकायदा यहां आया कैसे? अगर आया तो पुलिस की नाक के नीचे आया,
आया तो ठीक है सर, लेकिन वो जो आप सवाल बता रहे हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार वाला, वो सवाल भी एबीपी न्यूज ने उठाया था, आपको याद होगा ना सर? हाथरस पे जब कवरेज हो रही थी वो सवाल भी हमने ही उठाया था सर, ठीक है। अब ये मुद्दा आतंक से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर अलकायदा को लेकर आप जिस तरीके की इमेज बना रहे हैं, मैं बस आपसे ये जानना चाह रही थी कि स्लीपर सेल, वो जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है क्या? आप शांतनु गुप्ता को सुन लेते हैं एकदम से। शांतनु जी आइए। बीजेपी जी हाँ, वो तो बीजेपी की बात करेंगे ना, तो बीजेपी की बात सुन लीजिए। देखिए बात सुन लीजिए ना, आप जिसकी भी बात सुननी हो खान साहब। देखिए रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं यूपी एटीएस को सैल्यूट करूंगा। उत्तर प्रदेश की अलग अलग क्षेत्रों से बैठ के हम सब डिबेट कर रहे हैं, सुरक्षित घर पे बैठे हैं, खान साहब भी बैठे हैं, वंदना जी बैठी हैं, आप बैठे हैं, क्योंकि यूपी एटीएस के जवान जाबाजी से, क्योंकि मैं तो पढ़ूंगा, अगर यूपी एटीएस का जवान मुझे सामने मिलेगा तो मैं तो उसके पैर छूंगा। पैर पकड़ लीजिए, जाके गर्दन में गिर जाइए। आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हैं, लेकिन है आप भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक नहीं हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक नहीं हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अलकायदा के सामने सिर झुकाइएगा, मैं यूपी एटीएस के सामने सिर झुकाऊंगा। अपने नाम के लिखिए आगे, प्रवक्ता लिखिए ना बीजेपी का प्रवक्ता। देखिए डॉक्टर एम एच खान साहब, डॉक्टर एम एच खान साहब बन के आते हैं। डॉक्टर एम एच खान साहब, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने सीनियर और सीजन नेता हैं सर, जब आप बोल रहे थे मैं ही सवाल पूछ रही थी आपसे, किसी और ने तो टोका नहीं। अब पैनलिस्ट को अपनी अपनी बात रख देने दीजिए, फिर दोबारा आऊंगी आपके पास। आइए शांतनु जी। फिर मैं यूपी एटीएस को सैल्यूट करता हूं। ये राजनीतिक विश्लेषक देखिए वो भी आप डिसाइड करेंगे खान साहब, वो भी आप डिसाइड करेंगे। अब ये भी आपसे पूछकर मतलब तय किया जाए किसको बुलाना है किसको नहीं। एम एच खान साहब थोड़ी आजादी दीजिए सर, लोकतंत्र है प्लीज। तो आप जी अब सुन लीजिए सर, शांतनु गुप्ता जी को सुन लीजिए सर, ऐसे भी क्या बात है, बीजेपी वालों सुन लीजिए। आइए शांतनु, दूसरे को मत बुलाइए। देखिए मैंने कहा कि मैंने खान साहब से कहा कि हाँ अगर यूपी एटीएस का जवान मेरे सामने आएगा तो मेरा सिर झुकेगा। मे भी खान साहब का सिर झुकेगा मिनाज अहमद के सामने, खान साहब का सिर झुकेगा अलकायदा के सामने, खान साहब का सिर झुकेगा मसरुद्दीन के सामने। देखिए क्या बात करते हो यार, मिनहाज क्या होता है मेरे सामने? मिनहाज को गोली मारो यार, मिनहाज को गोली मारो, गुलहाज को गोली मारो। उसका अगर अलकायदा का मेंबर है तो उसको गोली मारिए, सजा दीजिए उसको। मेरा सर नहीं झुकता है, मेरा सर हिंदुस्तान के आईन पे झुकता है, मेरा सर हिंदुस्तान के संविधान पे झुकता है, मेरा सर मुसलमान पर नहीं झुकता है। जो मुसलमान अगर अलकायदा का एजेंट है उसको गोली मारिए, मेरा सर नहीं झुकता, मेरा सर उससे झुकता है, उठता नहीं है। मैंने कम से कम आपको ये कहने के लिए मजबूर तो कर दिया, ठीक है, मैंने कम से कम आपको ये कहने के लिए मजबूर तो कर दिया। ठीक है, रोमाना ये पहली बार ठीक है शांतनु जी, जल्दी से पॉइंट पर आ जाइए सर, अपनी बात रखिए, फिर और मेहमान भी वेट कर रहे हैं। डॉक्टर एम एच खान प्लीज शांतनु जी को अब बोलने दीजिए सर, अनइंटरप्टेड इनको थोड़ा समय दे दीजिए प्लीज सर, प्लीज। और रोमाना हमने पहली बार नहीं, देखिए आप ये यहाँ पे आपको टेररिज्म आप तो यहीं दिख रहा है आपका, आप तो यहीं आतंकवाद फैला रहे हैं चैनल की डिबेट में, मैं इसको नहीं करने दूंगा, मैं उसको नहीं करने दूंगा। देखिए हमने पहली बार नहीं देखा है, दिग्विजय सिंह ने अजमल कसब को भी कहा था ये आरएसएस का एजेंट है। जब राहुल गांधी ने कहा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक है इस पर डाउट करा तो अखिलेश यादव ने समर्थन किया उसका। अखिलेश यादव पहली बार नहीं कर रहे हैं, जब भी भारत की आंतरिक सुरक्षा की मामला होता है तो वो आतंकवादियों के साथ खड़े दिखते हैं। और वो कह रहे हैं उनके पास भी पुलिस के गार्ड ही लगे हैं, मुझे लगता है यूपी पुलिस के गार्ड ही उनके घर में लगे होंगे। अब वो कह रहे हैं कि यूपी पुलिस का गार्ड जो उनके घर के बाहर खड़ा होगा, जब वो स्टेटमेंट सुनेगा कि मेरा यूपी पुलिस में तो मेरा बिलीव ही नहीं है, क्या सोचेगा वो? नहीं बिल्कुल, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि इससे संदेश क्या जाएगा, मतलब आप किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं और किसके लिए करते हैं, वो भी तब जबकि आप खुद एक संवैधानिक पद पर रहे हैं, आप एक बड़े नेता हैं। इसी वजह से तो ये पूरा मामला जो सियासी तौर पर गर्म है, मुझे लगता है जल्दी से अवनीश अवस्थी जी को भी आना चाहिए। अवनीश जी, आपका टेक इस पूरे मुद्दे पर, जिस तरीके से आतंक के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उस पर राजनीति गर्म हो रही है। रोमाना जी, 2-3 बातें हैं। आज सुबह भी एक चैनल पर था, वहां यूपी पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी, बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि अगर यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं तो सबसे पहले अखिलेश यादव वो तमाम लोग अपनी सुरक्षा में से पुलिस कर्मियों को, यूपी पुलिस कर्मियों को हटा दें। पहली बात तो ये है, उनके जब भरोसा ही नहीं तो किसके सुरक्षा में रह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, खान साहब तो बड़े संतुलित बोलते थे, कभी गुस्सा नहीं होते थे, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। लेकिन एक बात बताइए ना, आज कह रहे हैं कि ये लखनऊ में मुख्यमंत्री बैठा है, गृह मंत्री बैठा है, दिल्ली में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बैठे थे, दिल्ली के सरोजनी नगर में दिवाली से पहले धनतेरस वाले दिन बम फटा, जयपुर में बम फटा, बनारस के संकट मोचन मंदिर में बम फटा, कहां बम नहीं फटते थे। हर दूसरे तीसरे दिन खबर आती थी कि बम फट गया, इतने लोग मारे गए, बम फट गया, इतने लोग मारे गए।
आज अगर यूपी एटीएस ने लगातार नजर रख करके फुल प्रूफ जब तक उसको सबूत नहीं मिल गए तब तक ये कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि कोर्ट में चार्जशीट देनी होती है, कोर्ट में प्रूफ करना होता है, व्हाट्सएप चैट है। और नहीं भूलना चाहिए कि आज ही 14 दिन की रिमांड मिली है। 14 दिन की रिमांड मिलना कोई छोटी बात नहीं होती है। मुझे अपने वरिष्ठ सहयोगी अभिज्ञान प्रकाश का भी रुख करना है, लेकिन उससे पहले जल्दी से आनंद बनर्जी सर के पास चलते हैं। आनंद बनर्जी सर, जो बात यहाँ पर अभी शांतनु गुप्ता ने भी उठाई कि साहब आप संदेश क्या दे रहे हैं? आतंक पर अगर आप सियासी बयानबाजी करेंगे तो फिर आप अपने सुरक्षा बलों का मोराल उसको किस तरीके से गिराएंगे? देखें, एक बात स्पष्ट होना चाहिए कि जहां आतंक का मामला है उसको कभी भी सियासत से न जोड़ा जाए। ये जो 2 स्टेटमेंट्स आए हैं इसको मैं नजरअंदाज करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा हर हालत में कि अगर ये जो एटीएस ने जो कार्रवाई की वो बहुत सोच समझ के, बहुत वॉच करके, इसमें बहुत होमवर्क करके, जिसको होमवर्क कहा जाता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हुआ है, इनका फिजिकल सर्वेलेंस हुआ है, इनकी बातें पता लगाई गई हैं, इनको डेफिनेटली टेप किया गया है। कई चीजें करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि ये लोग जो दो व्यक्ति हैं इनको उठाना चाहिए, इनको उठाना जरूरी है। उठा के पूछताछ किया जाएगा, पूछताछ करने पर आगे की और भी चीजें मालूम पड़ेगी। अच्छा, अब ये बात उठाई जा रही है कि ये इलेक्शन से पहले क्यों हुए? अरे ऐसा है, अगर इलेक्शन से पहले कोई असर ही लाना था तो इलेक्शन से 2 महीना पहले करते, इतने दिन पहले क्यों किया? अगर आपको आप एक बार देखिए, जब भी 15 अगस्त आता है, यानी कि जब करीब आता है, तो सिक्योरिटी अलर्ट जो है चारों तरफ हो जाता है, चाहे वो J&K हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो लखनऊ हो, हर जगह पे। तो ये भी हो सकता है कि इस सिक्योरिटी अलर्ट के तहत जो अलर्टनेस थी उसके चलते ये लोग पकड़े गए हैं। और ये बात भूलना नहीं चाहिए कि आज के फास्ट कम्युनिकेशन में, आज के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में ये जो इंडोक्ट्रिनेशन है जी, ये बहुत आसानी से हो जाता है बिना बताए। और जब तक ये बता रहे हैं कि ये एक व्यक्ति इसमें से सऊदीया में 7 साल रहा है, बिल्कुल। इसीलिए डॉक्टर एमएच खान साहब, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है आपको कि अलकायदा से इनका कैसे कनेक्शन बता रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात यहाँ पर आनंद बनर्जी सर ने बताई कि साहब अगले साल वाला चुनाव तो दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन अगले महीने वाली 15 अगस्त की तारीख नहीं नजर आ रही है क्या? जिससे पहले हमेशा इस सुरक्षा को लेकर मामला संवेदनशील हो जाता है और सिक्योरिटी बीफ अप हो जाती है। उत्तर प्रदेश में गर्म है, आर पार उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने के लिए मिल रहा है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और सीधे अब सबसे पहले आपको अभिज्ञान प्रकाश के पास लेकर चलते हैं और उनसे जरा समझते हैं कि भाई सुरक्षा का सवाल है ये, इस पर ये जो सियासी बवाल है इसे कैसे देखा समझा जाए? रोमन, इस पर सियासी बवाल जो है वो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। पहले एक फटाक से एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, इतिहास इसका गवाह है। उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा होता है जिसने सरकारें बदली है, वो होता है कानून व्यवस्था का, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का। लेकिन ये मुद्दा है टेररिज्म का, आतंकवाद का। तो मुझे लग रहा है कि जो रिएक्शंस आए हैं, प्रतिक्रिया आई है, इन दोनों का घालमेल हो गया है कहीं पर। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकारें गई हैं, बीजेपी ने ये मुद्दा पिछली सरकार के खिलाफ भी उठाया था, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन ये वो घटना नहीं है। पहला पॉइंट मेरा। दूसरा, अभी चुनावी माहौल है, चुनाव कब होना है इसका भी किसी को पता नहीं, तो अब इसको सीधे चुनाव की राजनीति में धकेलना ये भी मेरी समझ के बाहर है। हाँ, अगर ऐसी कोई स्थिति है जो कल को ये साबित कर दे, और ये तो कानूनी प्रक्रिया के ही जरिए हो सकता है, मैं और आप बैठकर टेलीविजन पर नहीं तय कर सकते कि ये लोग गलत थे या ये गिरफ्तारियां गलत हुई, तो वो एकदम अलग स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन पोस्ट इन्वेस्टिगेशन जैसा कि जानकारी उपलब्ध है, अगर कोई गिरफ्तारियां हुई हैं तो वो एक अलग स्थिति को बनाते हैं जहां तक टेररिज्म का पॉइंट है। मैं बहुत ब्लंटली अपने सारे पॉइंट रख रहा हूं। और एक लास्ट पॉइंट जरूर है यहां पर समझना, मैं इतिहास के आधार पर आपको कह रहा हूं कि जिसकी सरकार होती है उसकी पुलिस को क्वेश्चन किया जाता है। ये पहले से होता रहा है उत्तर प्रदेश में, और इस बार पहली बार ये नहीं हो रहा है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं।
तो जिसकी सरकार होती है उसकी पुलिस को किसी न किसी आपने बहुत बढ़िया तरीके से तमाम पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर एलाबोरेट कर दिए हैं। मुझे लगता है अब वंदना जी को आना चाहिए। वंदना जी, जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर अभिज्ञान की तरफ से रखा गया कि साहब कहीं ना कहीं शायद आतंक के मुद्दे को कानून व्यवस्था से कंफ्यूज हो गए हैं आप लोग, ये घालमेल हो गया है समाजवादी पार्टी से, समझ रहे हैं आप लोग गलती हो गई है। मैं अभी सारे पैनलिस्ट को सुन रही थी, मुझे एक पॉइंट यहाँ पे रेज करना है और इन्हीं से जवाब चाहिए मुझे। जब ये सरोजनी नगर धमाका हुआ था, मुंबई ब्लास्ट हुआ था, तब इसी बीजेपी भाजपा पार्टी ने कस के इस पे राजनीति की थी, क्योंकि उस वक्त दूसरी सरकार बैठी हुई थी। क्या ये उस सरकार के साथ खड़े थे इस मुद्दे पे, टेररिस्ट के मैटर पे ये खड़े थे? तब उस वक्त भी देश की सुरक्षा और अखंडता का सवाल था, तब ये कहां थे? हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसमें कई बयानबाजी की थी, सारी भाजपा कांग्रेस की वो कर रही थी, तब कहां थे ये लोग? नहीं तो आज जब इसके जरिए आप क्या साबित करना चाहती हैं? आप लोगों को इसके जरिए आप क्या साबित करना चाहती हैं? मैं साबित कुछ नहीं करना चाहती हूं, मैं आप ही से सवाल का इसका जवाब चाहती हूं इन लोगों से कि इन्होंने जो अभी ये सवाल हमसे कर रहे हैं, ये सवाल उन्होंने उस वक्त भाजपा से क्यों नहीं किया और आज इसका जवाब दे दे उस वक्त भाजपा क्यों नहीं खड़ी थी उस वक्त की सरकार के साथ? सवाल तो ये है कि आपके नेता जो हैं, उनको पुलिस पर भरोसा नहीं है। इससे पहले आपके नेता जो हैं वो इस महामारी के समय में वैक्सीन आती है, उनको वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। आप तो उसी रिकॉर्ड की तरह रिपीट कर रही हैं, अखिलेश यादव, आप उसी रिकॉर्ड की तरह रिपीट कर रही हैं। एक मिनट, आप उसी रिकॉर्ड की तरह रिपीट कर रही हैं। आप ये बताएं उस वक्त क्या भाजपा को विश्वास था अपनी पुलिस पे? तो मैं इसको रिपीट क्यों ना करूं? यही तो मेरा टॉपिक है। आप टॉपिक से बच रहे हैं, वक्त भी यही पुलिस से भाग रही हैं, आपके पास जवाब नहीं है कि ये जो सेल्फ गोल अखिलेश यादव ने किया है इसको डिफेंड कैसे भाग रहे हैं? जब वही सवाल हम करते हैं आपसे तो वो हो जाता है कि हमें विश्वास ही नहीं है अपनी पुलिस पे। मैंने पहले भी कहा इसमें हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि बीजेपी की तरह, अच्छा ठीक है, आप जो सवाल उठा रही हैं, आप जो सवाल उठा रही हैं उसका जवाब देते हैं। मुझे लगता है अवनीश अवस्थी जी को आना चाहिए। अवनीश अवस्थी जी, आपने सवाल सुन लिए ना वंदना जी के, जवाब दीजिए। वो कह रही है बीजेपी तो यही काम करती आई है, अब जब हम लोग विपक्ष में हम सवाल उठा रहे हैं तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है? बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी ये सवाल नहीं उठाए थे कि पुलिस ने अगर बाटला हाउस एनकाउंटर किया तो गलत किया। सरकार कांग्रेस की थी दिल्ली में भी और केंद्र में भी, लेकिन भाजपा ने उस बाटला हाउस एनकाउंटर को सही ठहराया था। लेकिन एक सेकंड मुझे आने दीजिए। ऐसे ना दर्शक समझ नहीं पाते हैं। मैं ये जानना चाह रही थी अवनीश अवस्थी जी, लेकिन वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, साध्वी प्रज्ञा, वो तो हेमंत करकरे की शहादत पर लगातार सवाल खड़े करती रहती हैं या नहीं करती रहती? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेमंत करकरे की शहादत को लेकर तो लगातार साध्वी प्रज्ञा जो एमपी है उनकी तरफ से सवाल खड़ा किया जाता है, इसका क्या जवाब हो सकता है? किस तरह के इन्होंने बयान दिए साध्वी प्रज्ञा? अच्छा अवनीश जी, मुझे ये बताया जा रहा है कि अवनीश जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभी कनेक्ट करते हैं, दोबारा चलेंगे, तब तक शांतनु जी जवाब देना चाह रहे हैं। शांतनु जी प्लीज आइए। हमने तो देखा है साध्वी प्रज्ञा एमपी बनने के बाद भी कहती है मेरी श्राप से मर गए, हेमंत करकरे की शहादत पर वो सवाल खड़े करती रहती हैं। अच्छा वंदना जी कह रही हैं कि साहब बीजेपी जब खुद विपक्ष में होती है ये कुछ भी बोल देते हैं, ये तब सवाल पूछते रहते हैं, हम विपक्ष में हम सवाल पूछ रहे हैं तो फिर हम पे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्यों? देखिए रुमाना जी, वंदना जी ने चैनल पे खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि बाकी पार्टियां भी राजनीति करती हैं और हम भी पुलिस पर राजनीति कर रहे हैं, और हमारा जो बयान था, मतलब अखिलेश यादव का बयान था, वो केवल वो राजनीतिक छींटाकशी थी, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जो 26/11 राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सुनिए तो, आपने मान लिया ना, सबको गंगा में नहला के ला रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा को और सबको। अच्छा वंदना जी एक मिनट उनका जवाब सुनिए, फिर दोबारा आऊंगी आपके पास। वंदना जी आऊंगी, सवाल करें तो मैम आपके पास आ जाऊंगी, पहले उन्हें जवाब तो देने दीजिए, आती हूँ फिर आपके पास दोबारा। जी शांतनु जी अपनी बात रख दीजिए प्लीज। दूसरा 26/11 में दिग्विजय जो भ्रमित किया गया, तो दिग्विजय सिंह ने भ्रमित किया और मुझे नहीं लगता किसी ने भ्रमित किया। दिग्विजय सिंह ने जाके किताब लॉन्च करी कि 26/11 आरएसएस की साजिश है। उन्होंने कहा कि उनके हाथ में, अजमल कसब के हाथ में कुछ भगवा बंदा था, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि कनेक्ट कर दे किसी तरह से। मैं आपने 26/11 लाया ना, तो मैं आपको 26/11 पे जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल, 26/11 पे भ्रम किसने फैलाया? आपने 26/11 लाया, मैं 26/11 पे जवाब दे रहा हूँ। मैं फिर से अपनी बात को कहूंगा, देखिए
ये जो पुलिस ऑपरेशन होते हैं इस तरह जैसे पुलिस के डीजीपी ने भी कहा, किसने उठाए? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। देखिए सरकारों पे आप भी सवाल उठाइए, लेकिन पुलिस पे सवाल मत उठाइए। ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे पुलिस पे भरोसा नहीं। जवाब दे दीजिए। आपको उस वक्त के प्रधानमंत्री पे विश्वास है? ठीक है, अब अग्निजेश अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अग्निजेश अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन अग्निजेश अवस्थी जी, हेमंत करकरे भी तो डेकोरेटेड ऑफिसर थे। उनकी तो शहादत के बाद भी हम देखते हैं कैसे जो बाकायदा बीजेपी की एमपी है साध्वी प्रज्ञा, उनकी शहादत के बावजूद उन पर छीटाकशी होती है, जिससे हेमंत करकरे जी का परिवार भी बहुत आहत होता है। वो तो यहाँ तक कहती है मेरे श्राप की वजह से मर गया। तो ये तो सर ये राजनीति का चरित्र, ये अपने फायदे के लिए आप जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनकी शहादत को भी आप इसी तरीके से बदनाम करें। सुन लीजिए जी, सुन लीजिए। साध्वी प्रज्ञा का बयान कोई पार्टी का बयान नहीं था। साध्वी प्रज्ञा के व्यक्तिगत अनुभव थे हेमंत करकरे के साथ। उनको जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया था इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए महिला, जिस तरीके से उनको उनके साथ व्यवहार किया गया, जो शायद कसाब के साथ भी नहीं किया गया, उस कारण से था। नहीं, ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं आप, फिर बीच में बोल रहे हैं आप। मैं फिर कह रहा हूं कि जब बाकी सरकारों के साथ ऐसा हुआ है, के समय में ऐसा हुआ है, उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। सरकार और ज्यादा सख्ती करे, ये कहा है। ये नहीं कहा कि पुलिस ने जो किया, जिनको पकड़ा वो गलत पकड़ा है। उन्होंने कहा कि पुलिस को और ज्यादा सख्ती बरतनी चाहिए, पुलिस को और ज्यादा विजिलेंट होना चाहिए, ये कहा है। और बाटला हाउस एनकाउंटर का तो मामला साफ है ना। बिल्कुल। अरे भैया, मुझे लगता है डॉक्टर एमएच खान को अब आना चाहिए। सही डॉक्टर एमएच खान का भी एक्शन। मोहनचंद शर्मा भी थे, बिल्कुल। उनको पुलिस मेडल मिला। मोहनचंद शर्मा थे कि नहीं थे? मोहनचंद शर्मा, जिस पे लोग रोते रहे रात भर। अब डॉक्टर एमएच खान को आना चाहिए। डॉक्टर एमएच खान आइए। आपकी नेता को तो सीधा वो चुनाव का कनेक्शन नजर आ रहा है अगले साल वाला, लेकिन यहाँ पर जो आनंद बनर्जी सर ने बताया कि अगले महीने वाला 15 अगस्त से पहले सिक्योरिटी थ्रेट, वो नजर नहीं आया क्या सर? करकरे थे कि नहीं थे? मिस्टर करकरे, आप क्या मिस्टर राजनीतिक दल नहीं देखता? सवाल उठा रहे हैं। जब बम फटता है, आप ये बताएं, जब करकरे साहब की शहादत पे सवाल उठाए गए, उस पे क्या कहना है आपका? करकरे साहब की शहादत पे क्या कहना है आपको, ये बताइए। किसने उठाए? आप सवाल ठीक है, आप दोनों इस तरीके से उलझ रहे हैं, दर्शक सुन नहीं पाएंगे। वंदना जी, अवनिजेश जी, प्लीज वंदना जी, डॉक्टर एमएच खान को सुन लीजिए, वो भी काफी हद तक आप ही की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आइए डॉक्टर एमएच खान, आइए। देखिए, ये तो सवाल गलत किया आपने। आप उनके में हाँ मिला रहे हैं, हम किसी के हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे साफ कर देना चाहता हूं कि अगर 2 अलकायदा के आतंकी पकड़े गए हैं तो उसकी हमारी पार्टी सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इतने दिन तक ये काम कैसे होता रहा, कैसे यहाँ आके बैठे रहे और क्यों हुआ? और टाइमिंग का तो सवाल किया जाएगा। टाइमिंग का सवाल है ही है, 2022 में चुनाव है, तो इसमें कहां गलत हो रहा? हम तो भाई तो अगले महीने 15 अगस्त से ये टाइमिंग आपको नहीं दिख रही है, आपको 2022 वाला चुनाव दिख रहा है। यही तो बाकी पैनलिस्ट कह रहे हैं। वही तो बात हो गई ना कि आपको जो सहूलियत है अपनी राजनीति के हिसाब से वही दिख रहा है, बाकी का दिख रहा है, आप दिखाना चाहते हैं लोगों को। सुनिए, इन लोग उसने बयान दिया है क्या? ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है क्या? उनको बयान दिया क्या 15 अगस्त को कांड करने जा रहे हैं? तो सर आपको पहले क्यों नहीं पता? हम कह रहे हैं कि कितने दिन से मकान बना हुआ, क्यों नहीं ट्रेस हुआ भाई? आप कटघरे में पुलिस को खड़ा आप भी तो आपके चैनल पर लोग कोई आधार है क्या? आपके पास कोई आधार है पुलिस क्या? को कटघरे में आप लोग क्यों जज बन रहे हैं? यही तो मेरा सवाल है। एक तरफ अखिलेश यादव है, वो जज बन गए, एक तरफ मायावती है, वो जज बन गई हैं। भाई इस देश में अदालतें हैं, वो फैसला सुनाएंगी। रोमाना जी सुन तो लीजिए यार। रोमाना जी मुझे बोलने नहीं देती हैं, बड़ा मुश्किल है। रोमाना जी आप मुझे बोलने क्यों नहीं देती है? बड़े मुश्किल है। जब मैं बोलता हूं तब आप शुरू कर देती हैं, तो मेरी बात ही नहीं आ पाती है। जनता में कहां से जाएगी बात? मैं कह रहा हूं पुलिस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, फिर कह रहे हैं आपसे। हम कह रहे हैं कि ये 15 दिन के पहले कह रहे हैं ट्रेस हुआ है, ये इतने दिन से यहां पर था तो पुलिस ने ट्रेस क्यों नहीं किया? इंटेलिजेंस ने क्यों नहीं ट्रेस किया? इनके जो इन्फॉर्मर हैं उन्होंने क्यों नहीं बताया? सवाल जाइए ना, आनंद बनर्जी जड़ में जाइए ना। जो सवाल यहाँ पर डॉक्टर एमएच खान उठा रहे हैं, क्या ये पुलिस पर सवाल है या नहीं है? आप ही फैसला कर दीजिए सर।
ऐसा है, ये जो कह रहे हैं कि इतने दिन ये लोग क्या कर रहे थे, तो ये गोपनीय रूप से काम कर रहे थे, सीक्रेट काम कर रहे थे। जब ये सीक्रेसी आउट हुई है, जब इन्होंने एटीएस ने इस पे काम किया है, जब इनको कुछ पता चला है, कहीं से सुराग मिला है, तभी ना पकड़ेंगे जाके। और यहाँ पे एक बिल्डिंग बन गई, पूरी बिल्डिंग 15 दिन में बनती है। पूरी बिल्डिंग 15 दिन में बनती है क्या? पूरी बिल्डिंग 15 दिन में बनती है क्या? नहीं, सुन लीजिए ना, पूरी बिल्डिंग 15 दिन में बनती है क्या? पूरी बिल्डिंग डबल स्टोरी बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग है, 15 दिन में बनती है बिल्डिंग। किसी को कुछ खबर नहीं, किसी को कुछ खबर नहीं। बंकर बना जाए चाइना आके आपके इलाके में, आपको खबर नहीं? चाइना आके बंकर बना जाए आपके इलाके में, कोई खबर नहीं। आपको याद क्या होगा? अरे हकीकत पे आइए, हकीकत पे। अफगानिस्तान में जहाँ अल-कायदा का सेंटर था, वहाँ पे अमेरिका ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, सबसे बड़ा बम भी गिराया था। उन्होंने वहाँ के जितने पहाड़ थे, पहाड़ों पे बम गिराया था, क्योंकि उनको ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन। अरे मानिए भाई, मानिए कि इतने दिन से यहाँ अल-कायदा का काम चल रहा था। अल-कायदा जैसा संगठन लखनऊ में आ जाए, ये शर्म की बात है। अल-कायदा जैसा संगठन लखनऊ में आ जाए और जड़ जमाने की कोशिश करे, इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ हो नहीं सकती है। अल-कायदा जैसा संगठन लखनऊ। डॉक्टर एम एच खान वो नेता नहीं है ना आपकी तरह। आनंद बनर्जी जी नेता नहीं है सर आपकी तरह कि कोई भी बोल रहा हो फिर भी बीच में बोलते रहें। जरा उन्हें सुन लीजिए, एक्सपर्ट है वो, उसके बाद दोबारा आ जाइएगा। सर आप मजे हुए नेता हैं, हम सब जानते हैं। जरा सुन लीजिए आनंद बनर्जी जी को। अब मुझे आपकी आवाज वरना कम करानी पड़ेगी सर, प्लीज सुन लीजिए। आइए आनंद बनर्जी। एक सवाल, आप आवाज डाउन करा दीजिए, मुझे हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आनंद सर प्लीज आइए। आप यही कर सकती हैं, डिक्टेटरशिप आप भी कर सकती हैं। देखिए, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ओसामा बिन लादेन, जिसने कि ये अल-कायदा का नेटवर्क चलाया था, उसका लीडर था, वो पाकिस्तान में छुपा हुआ था। उसको पाने के लिए अमेरिका को करीब 2-2.5 साल लग गया, तब जाके मिला। ये तो हमें बहुत जल्दी मिल गए हैं अल-कायदा के लोग यहाँ पे। अब ये इससे पहले कि ये ब्लास्ट करते, उससे पहले हमने पकड़ लिया। एक बात अच्छा नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है अभिज्ञान जी को आना चाहिए। अभिज्ञान जी, जिस तरीके की बातें यहाँ पर डॉक्टर एम एच खान बैठकर कर रहे हैं, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। साहब गिरफ्तार क्यों कर लिया, इसे लेकर भी सवाल है। अच्छा दूसरा ये कि ये तो अलकायदा के लोग थे जी, ये तो बड़ी नाकामी है। देखिए लखनऊ में अलकायदा बैठा हुआ था, इन्हें पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया? मतलब विपक्ष पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आ रहा है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो यहाँ पर एक मैंने कहा ना, बहुत सारी घटनाएं टेलीविजन पे टाइम नहीं होता, या तो मैं सबको इंटरप्ट करना शुरू कर दूं। रोमाना 26/11 मैंने कवर किया है, इतनी घटनाएं हैं जिनका लोग जिक्र कर रहे हैं, फ्लीटिंग रेफरेंसेस में वो निकाल कर आ रहे हैं। तो एक जर्नलिस्ट के तौर पर इनमें से तमाम घटनाएं मैंने कवर की हैं, एक बयान मुझे याद है। प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है, जब पॉलिटिक्स सूट कर रही है तो पॉलिटिक्स उस पर हो रही है। इशू मेनली ये है, और ये पहले भी हुआ है, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं बार बार आपसे, कोई इसमें अलग नहीं है। जिसको जब जहां पर अपनी सहूलियत से वो राजनीति दिखाई पड़ी है, उसने वो राजनीति की है। इसमें पूरा पॉलिटिकल क्लास है, इसमें कोई अलग नहीं है। जबकि मैं सिर्फ एक सिंपल और स्ट्रेट पॉइंट रख रहा हूं कि कानून व्यवस्था और टेररिज्म ये दो अलग विषय हैं। इनको अलग कर कर देखिए और ट्रीट करिए, भले वो उत्तर प्रदेश की घटना हो या 26/11 हो, ये दोनों बिल्कुल अलग विषय है। इनका ओवर्ट पॉलिटिसाइजेशन, जरूरत से ज्यादा राजनीतिकरण जो है, ये सही नहीं है। ये है मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट। बिल्कुल, मुझे तो लगता है शायद मुझे लगता है आनंद सर को जोड़ना चाह रहे हैं। आइए आनंद सर। देखिए, ऐसा है, जब कंट्री पर, जब मुल्क पे हमला होता है, तो बाहर हम लड़ाई लड़ते हैं जी। ये लड़ाई उसी तरह से, टेररिज्म की लड़ाई उसी तरह से। और बिल्कुल सही कह रहे हैं पैनलिस्ट, कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, बात कर लीजिए, ये लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है और ये चूंकि स्टेट कंट्रोल करता है, इसलिए उसके ओपोनेंट्स जो है तो उस स्टेट में होंगे, वो हरदम उसका विरोध करेंगे। चाहे वो, और सही बात है कि अगर उनको पॉलिटिकल मौका मिला तो उसको कहेंगे कि ये गलत है, ये सही है, ये जो भी है उसका वो करेंगे। और बिल्कुल सही कहा एक पैनलिस्ट ने कि यूपी में इलेक्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा होता है, जबकि एक्चुअली अगर आप कैलकुलेट करके देखिए, अगर आप
लोगों के पास जाइए, जब आप उनसे पूछते हैं उनके पहले 5 सवाल कि तुम्हारे पहला नंबर पे क्या है प्रायोरिटी, दूसरे नंबर पे क्या है, तो लॉ एंड ऑर्डर 5वीं या 6वीं प्रायोरिटी होती है। आप किसी भी उसको उठा के देख लीजिए। तो ये एक कहने का तरीका है, ये एक बोलने का तरीका, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तत्काल ही दिखाई पड़ता है। ठीक है सर। और हमारे मुल्क में कुछ ऐसी दिक्कत भी है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके, क्राइम को लेके। ठीक है सर, एक कमेंट अब इस कार्यक्रम में शांतनु का। शांतनु प्लीज आइए। देखिए, मेरे ख्याल से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग ये आपका चैनल देख रहे होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि अभी से लेकर फरवरी तक करीब 8 महीने हैं जब चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे मुद्दे आएंगे सरकार के, जमीन के मुद्दे होंगे, बिजली के मुद्दे होंगे, शिक्षा के मुद्दे होंगे, उस पर राजनीति करिए। लेकिन देश के साइंटिस्ट वैक्सीन बनाते हैं, आप कहते हैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये बीजेपी की वैक्सीन है। यूपी की एटीएस टेररिस्ट को अटैक करती है, कहते हैं मैं यूपी पुलिस पे नहीं बिलीव करूंगा। तो ऐसे मुद्दों पे कम से कम छोड़ दीजिए, एक आध दिन आप आराम कर सकते हैं और राजनीति ना करें, तब भी आपकी राजनीति चल जाएगी जितनी चलेगी। मुझे लगता है इसी नोट पर हम यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शायद यही बात है जिसको इस वक्त सबको समझ लेना चाहिए कि साहब मतलब ये आतंक से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उस पर सियासी बयानबाजी से नेताओं को जरा बचना चाहिए, खुद को रोकना चाहिए और संयम के साथ अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि आतंक जो है उससे बड़ा नासूर न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के लिए और कोई है नहीं। देखिए, पंजाब कांग्रेस में एक नया झगड़ा शुरू हो गया है। कांग्रेस के विधायक हैं, यूथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं अमरिंदर सिंह राजा। उन्होंने मनप्रीत सिंह बादल का इस्तीफा मांगा है। बराड़ ने मनप्रीत सिंह बादल पर अकाली दल से मिलीभगत का आरोप लगाया है। राहुल गांधी से उन्होंने कहा है कि बादल के खिलाफ कार्रवाई कर उनका इस्तीफा लिया जाए। दरअसल मनप्रीत बादल जो हैं वो पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के भतीजे हैं। अकाली दल से अलग होकर पहले उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। फिलहाल कैप्टन सरकार में कांग्रेस के वित्त मंत्री हैं मनप्रीत बादल। मनप्रीत बादल पर निशाना साधा है अमरिंदर सिंह राजा ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।